नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अधिवक्ता बनने की पूरी प्रोसेस। शुरू से लेकर अंत तक पूरी जानकारी लेंगे। किस किस स्टेप्स को आपको फॉलो करना है यदि आप अधिवक्ता बनना चाहते हैं, एडवोकेट के रूप में एनरोल होना चाहते हैं, तो उसकी प्रोसेस में आपको A to Z आपको पूरी बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले कोई भी एक बच्चा होता है, वो अपनी शुरुआती शिक्षा प्राइमरी स्कूल से पूरी करता है। जैसे कि उसने या तो LKG में एडमिशन लिया है, या फिर वो जो भी शुरुआती क्लासेस होती हैं LKG, UKG, और यदि RSS की बात करी जाए तो अरुण, उदय, प्रथम, द्वितीय, इस तरीके की क्लासेस होती हैं। यहाँ से लेकर के वो क्लास 5th तक एक स्टेज पूरी करता है। इसके बाद में वह इसके आगे या तो उसी स्कूल में कंटिन्यू करता है, या फिर स्कूल चेंज करते हुए वह क्लास 6 से लेकर के 8th, और इसके बाद में यदि उसके स्कूल में व्यवस्था है तो वह 9th से लेकर के 12th तक की परीक्षा भी उत्तीर्ण करता है। अब इसमें ये सवाल आता है कि यहाँ से उसकी कोई स्ट्रीम चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती है, उसकी क्या स्ट्रीम होनी चाहिए, किस विंग से उसको करना चाहिए, जैसे कि कॉमर्स, आर्ट या साइंस, क्या होना चाहिए। उसके लिए कोई भी मैंडेटरी नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, आपको अधिवक्ता बनने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अमूमन यह देखा गया है कि जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं या कॉमर्स के बच्चे होते हैं वह एडवोकेसी लाइन में ज्यादा जाते हैं। तो चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रीम के हो सकते हैं। मैं इसमें मेंशन कर देता हूं। इसमें आपका साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ये सभी के हो सकते हैं। इसमें ये ऑब्लिक होता है अथवा होता है। इसके बाद आप 12th करने के बाद एक एग्जाम होता है क्लैट का। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। ये क्लैट जो एग्जाम होता है वो एक कॉमन एग्जाम होता है लॉ के लिए, जो कि ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट कराया जाता है। इसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, जैसे कि कुछ NLUs हैं, जिसका हम फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। NLU का फुल फॉर्म होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो हमारे देश में कई सारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं और नेशनल लॉ कॉलेजेस भी हैं। कुछ इंटरनेशनल लॉ कॉलेजेस भी होते हैं, यहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, आपके जो 12th के मार्क्स होते हैं उसके आधार पर, और साथ ही साथ एक मेरिट बेसिस पर और एंट्रेंस इंटरव्यू के बेसिस पर भी इसमें एडमिशन लिया जाता है। तो सभी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, ये वेरी करती है यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी एंड प्लेस बाय प्लेस। इसके बाद में जो इसकी मान्यता होती है वो कहाँ से होती है, इन सभी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस को आपका जो BCI होता है, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यहां से ये इसको मान्यता प्रदान करता है। यहां से इसका एफिलिएशन होना अनिवार्य होता है। साथ ही साथ यदि कोई कॉलेज है तो वह कॉलेज किसी न किसी यूनिवर्सिटी से जुड़ा होता है। इसके बाद में क्लैट एग्जाम पास करने के बाद में आपको या तो NLU भी मिल जाती है, या फिर अलग से कोई यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा करके सीधे भर्ती स्टूडेंट्स की करती है। इसके बाद में कोर्स की बारी आती है। तो कौन कौन से कोर्स आपको मिलते हैं इसमें, तो कोर्स में आपको मिलते हैं इसमें या तो आप BA LLB कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी ग्रेजुएशन एग्जाम में आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि आपकी BSc है,
आपकी बीए है। इसके बाद में आपका बीकॉम है। इसके बाद में आपका बीबीए है, आपका बीसीए है। किसी भी एग्जाम के लिए आप अलग से एंट्रेंस दे करके इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद में आपको जैसे ही आपका ये ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद में आपको ये कितने टर्म का होता है, ये होता है 3 इयर्स का। 3 इयर्स के बाद में आप जब एलएलबी में एडमिशन लेते हैं, इन सब को करने के बाद यदि आप इनमें से कोई भी चॉइस लेते हैं तो इसके बाद में आपको एडिशनली अलग से एलएलबी करने की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि आप बीए एलएलबी करते हैं तो बीए एलएलबी में आपको 1 साल का बेनिफिट होता है, 1 ईयर बेनिफिट होता है इसमें। क्योंकि इसमें आपका ये इंटीग्रेटेड कोर्स है तो ये आपका कंटिन्यूस चलता है और इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स और सिलेबस को कवर करा जाता है, जो कि आपको इन सभी के बाद में एडिशनली पढ़ना पड़ता है। तो इसमें बीए और एलएलबी दोनों को साथ मिला करके कराया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस होती है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीए एलएलबी या फिर ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करने वाले, इसको हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो बीए एलएलबी है उसको हम 5 इयर्स कोर्स बोलते हैं, और जो आपकी 3 इयर्स कोर्स होता है वो होता है आपका एलएलबी। इसमें आपको 1 साल एडिशनली देना होता है और इसमें 1 साल आपको कम देना पड़ता है। इसमें माइनस है 1 साल और इसमें प्लस है 1 साल। यदि आपने पूरी तरीके से मन बना लिया है और आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को प्रेफर करिए। इसमें आपका समय बच जाएगा और आप एक अधिवक्ता के रूप में इनरोल होने के लिए अपना 1 वर्ष बचा सकते हैं। इसमें आप और भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उसकी प्रिपरेशन इसमें कर सकते हैं 1 साल में। इसके बाद में जैसे ही आपका लॉ कंप्लीट हो जाता है, किसी भी तरीके से आप करें, लॉ आपका कंप्लीट हो गया, आपको लॉ डिग्री प्राप्त हो गई है। यदि बाय द वे आपको लॉ की डिग्री प्राप्त नहीं हुई है तो आप लॉ की प्रोविजनल डिग्री निकालवा कर आपकी कहाँ से मिलेगी, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपकी मिलेगी। कई बार क्या होता है, आपकी यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज में मार्कशीट के साथ में या फिर 1-2 महीने या 3 महीने के अंतराल में आपके कॉलेज में आपकी डिग्री को बिना किसी रोक टोक के भेज देती है। उसके लिए आपको जरूरी होता है कि आप कॉलेज से एनओसी ले लें। किसी भी तरीके से आपका कोई ड्यू नहीं होना चाहिए, आपकी फीस पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में सभी के फॉर्मेलिटीज, सिग्नेचर आपको करा करके, डीन हैं आपके, एचओडी हैं, प्रिंसिपल हैं, सभी के जो आपकी लाइब्रेरियन हैं उन सभी के साइन करवा करके आप एनओसी प्राप्त करते हैं। इसके बाद में आपको लॉ की डिग्री और मार्कशीट सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाती है। जैसे ही आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, आप अपने स्टेट बार काउंसिल ऑफिस जाकर के आपको एनरोलमेंट कराना होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको केवल फॉर्म लेने के लिए यहां पर नहीं जाना है। आपको क्या करना है, आपको जो फॉर एग्जांपल आप यूपी से हैं तो यूपी बार काउंसिल की जो वेबसाइट है वहां से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, किस नाम से रहेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस नाम से आपको एक फॉर्म डाउनलोड करके अपने प्रिंट आउट ले लेना है। ये पीडीएफ फॉर्म में होता है। ये डाउनलोड करके आप कहीं से भी, या तो घर पे या फिर आप साइबर कैफे पर जाकर के इसको आसानी से प्रिंट ले सकते हैं। फिर इसको फिलअप करके आप इसको पूरे डॉक्यूमेंट्स इसमें सबमिट करेंगे, ड्राफ्ट बनवाएंगे। और इस रिगार्डिंग मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाई है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो आपका आसानी से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन इसमें तकरीबन आपको मिनिमम 3 माह का समय लग सकता है, क्योंकि इसमें जो बार कमेटी होती है वो बैठती है, पूरे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। इसके बाद में निर्धारित क्या फीस है उसके बारे में भी मैंने वीडियो में बताया है।
समय समय पर ये फीस जो है फ्लक्चुएट हो सकती है। हो सकता है आप जिस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उस समय फीस बढ़ चुकी हो या घट चुकी हो, और ये स्टेट बाय स्टेट भी वेरी करती है। प्रत्येक इंडिया के जितने भी राज्य हैं जहां पर बार काउंसिल स्थित है वहां पर फीस अलग होती है। कहीं पर आपको नॉन रिफंडेबल होती है, कहीं पर रिफंडेबल होती है। जैसे कि कुछ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कराई जाती है जो कि आपका रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत आपको वापस कर दी जाती है, या तो आपके बैंक अकाउंट में या फिर किसी दूसरे माध्यम से। इसके बाद में आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है बार में, इसके बाद में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के जहां पर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल क्या होता है। डिस्ट्रिक्ट बार में कोई काउंसिल नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन होता है। जो बार काउंसिल होता है वो होता है आपका स्टेट लेवल पर, ये होता है आपका स्टेट लेवल पर। जैसे कि आपकी हाई कोर्ट होती है उसी तरीके से बार काउंसिल स्टेट वाइज होता है। इसके बाद में आपका जो जिला होता है, जिले में आपका बार एसोसिएशन होता है। जिले में आपका, हिंदी में यदि बात करें तो जिला अधिवक्ता संघ। इसी तरीके से आपका जो बार काउंसिल होता है, इसको अगर हिंदी में बात करें तो राज्य विधिज्ञ परिषद। अगर इसकी ऊपर की बॉडी की बात करें तो इस सब के ऊपर में बीसीआई होता है, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इन सभी के ऊपर होता है, यूपी के ऊपर और एमपी के ऊपर। किसी भी स्टेट की अगर हम बात करें तो सभी के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के लेवल का होता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूं, जो एपेक्स बॉडी होती है एडवोकेट्स की, वो होती है बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी में यदि बात करें तो उसका नाम होता है भारतीय विधिज्ञ परिषद। इसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है। आपको जैसे ही यहां पर भी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, सबसे पहले यहां पर आपने करवाया, इसके बाद में यहां पर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया। इसके बाद में ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको तीसरा स्टेप ये होता है कि आपको AIB एग्जाम देना होता है। AIB ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। जैसे ही आप इस एग्जाम को पास करते हैं, आप इसका रिजल्ट देखते हैं, आप इसमें पास हो जाते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आप इसका जो आवेदन करेंगे AIB के लिए, AIB में नंबरिंग होती है। जैसे कि अभी रिसेंटली AIB 15 हुआ है, इसके बाद में AIB 16 होने वाला है। ऐसी नंबरिंग बढ़ती जाती है। आप जिस भी नंबर का भरें, इसका आप एक प्रिंट आउट अपने पास रखें आवेदन पत्र का। इसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इसके बाद में आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम पैटर्न आपको देखना होगा, इसमें माइनस मार्किंग है या नहीं। चूंकि अभी AIB 15 तक ये व्यवस्था थी कि इसमें ओपन बुक एग्जाम था और इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं थी। अब देखिए आगे क्या होता है, यह तो आपको लेटेस्ट जो आपका AIB एग्जाम होगा उसके नोटिफिकेशन में आपको पता चलेगा। तो जैसे ही आप इसका रिजल्ट देखते हुए ये पास कर लेते हैं, आपको इसका एक प्रिंट आउट ले लेना है। आपको इसका एक प्रिंट आउट जो कि आपका पास है, उसका एक रिजल्ट का प्रिंट आउट आप लेंगे। रिजल्ट का प्रिंट आउट लेने के बाद में आपको एक AIB का जो एडमिट कार्ड है उसको भी संभाल करके रखना है। आपका जो आवेदन पत्र है उसको भी संभाल करके रखना है। इसके बाद में आपको इन सभी को एक साथ सुरक्षित रखना है। इसके बाद आपको चौथा पॉइंट क्या है कि आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे। डिक्लेरेशन फॉर्म आपको बार काउंसिल ऑफ यूपी या फिर जिस भी स्टेट से हैं आप, वहां की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। डिक्लेरेशन फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे जो कि PDF में होगा, वहां से आप डाउनलोड करके उसको फिल करिए। ये आपको ऑफलाइन भी मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपने कंसर्न जो आपकी बार काउंसिल है वहां की ऑफिस से आपको कांटेक्ट करना होगा, वहां पर लेना होगा। उसकी कोई ज्यादा फीस नहीं होती है, तकरीबन 10-20 रुपए होती है। और इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म की भी 10-20 रुपए होती है फीस, ये भी वेरी कर सकती है स्टेट बाय स्टेट। तो ये आप लेकर के
कर सकते हैं। जो व्यक्ति ऑफिस के बगल में रहता है या आसपास रहता है वह जा करके ले सकता है, बाकी लोगों के लिए ये सुविधा नहीं होती है। तो वह मेरी तरफ से रिकमेंडेशन रहेगा कि वह डाउनलोड करके उसको भरे और अपने जिस डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में वो इनरोल्ड है, रजिस्टर्ड है, वहाँ के आप प्रेसिडेंट से सिग्नेचर करा ले, अटेस्ट करा ले, उनकी मोहर लगवा ले और उसको प्रॉपरली भर करके उसमें आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स हाई स्कूल से लेकर के आपके लॉ तक के पूरे डॉक्यूमेंट्स आप उसमें लगाएंगे, उनको सेल्फ अटेस्ट करेंगे। उसके साथ में एक जो अभी रिसेंटली है इसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, आपको 250 का डीडी बनवाना है या फिर इसको आप कैश में भी जमा कर सकते हैं यदि आप स्वयं उसको जा करके जमा करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप इसको कंप्लीट करते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के बाद में आपको जो इसमें टेम्परेरी बेसिस पर एक आईडी और एक सर्टिफिकेट आपको दिया गया था प्रोविजनल, वह आपको इसमें फोटोकॉपी लगानी है और आपको बार ऑफिस में जमा करनी है, स्टेट बार काउंसिल के ऑफिस में जमा करनी है। तो आपको वहां से एक परमानेंट आईडी कार्ड और परमानेंट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसपे कोई वैलिडिटी नहीं होगी, ये आपका लाइफ टाइम रहेगा। इसके बाद में कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होंगे इसकी पूरी जानकारी सही फॉर्म में आपको केवल ऑफिस से ही प्राप्त हो सकती है। जैसे ही आपको सीओपी मिल जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त होते ही आप भारत के किसी भी न्यायालय में आप प्रस्तुत हो सकते हैं, आप अपना केस लड़ सकते हैं, दूसरों के बिहाफ पर आप स्टैंड कर सकते हैं। लेकिन जो आप अपना लीगल प्रैक्टिस करेंगे उसका एक यदि टेरिटरी की बात करी जाए या जुरिस्डिक्शन की बात करी जाए तो आप अपने जहां पर आप इनरोल्ड हैं वहां पर आप वोट डालेंगे और वहां पर आपका एक नेटिव बॉडी रहेगी। बाकी आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप अपने स्टेट बार काउंसिल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर भी अधिवक्ता भवन होता है, वहां पर आप एक ऑफिस होता है, वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे यदि आपको कोई रेमेडी नहीं मिलती है तो इसके बाद में आप सीधा बीसीआई से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं माननीय जो अध्यक्ष जी हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे अधिवक्ता साथियों के लिए एक मोबाइल नंबर, हेल्पलाइन नंबर और एक ईमेल आईडी प्रोवाइड कराई जाए जिससे आसानी से कांटेक्ट किया जा सके, क्योंकि सभी का संभव नहीं होता है वहाँ पर जाना, छोटी छोटी क्वायरीज के लिए परेशान होना पड़ता है। इससे समय और पैसा दोनों की हानि होती है। तो इस तरीके से आप सीओपी नंबर प्राप्त करके कंप्लीटली आप एक अधिवक्ता बन जाते हैं। आप बैंड लगा सकते हैं, आप गाउन पहन सकते हैं और आप कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपका कोई यहाँ पर आपका फाउंडेशन नहीं रह जाता। इसके बाद में आप पूरी तरीके से अधिवक्ता बन चुके होते हैं, आपको आईडी कार्ड इशू हो जाते हैं। आप चाहें तो रेलवे में ट्रैवल करें, कहीं पर भी ट्रैवल करें और आपका जो बार का आईडी कार्ड होता है वह पूरी तरीके से वैलिड होता है। आप टीटी को दिखाएं, आप कहीं पर भी इसको शो ऑफ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।